नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 2022 के बाद लेखपाल की भर्ती आखिरकार आ ही गई। काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी कि भर्ती आनी ही आनी है और इसके बारे में पेपर में पहले भी खबर आई थी कि जो है 8000 पदों पर भर्ती आने जा रही है। फिलहाल ये भर्ती आ चुकी है और अच्छी बात यह है कि कुछ आशंकाएं थी कि जैसे CCC शामिल हो जाएगा या शैक्षिक योग्यता में कोई बदलाव हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है और जिस तरह से उम्मीद की गई थी भर्ती उसी प्रकार से आई है। हालांकि पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है और पाठ्यक्रम का जो बदलाव है वो ज़्यादातर सकारात्मक है। इससे जो सभी बैकग्राउंड के लोग हैं इसमें आ जाएंगे, लेकिन उसका नकारात्मक इफेक्ट ये है कि जो लोग PCS दे रहे हैं, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या और भी टफ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो है लेखपाल वालों के साथ कम्पीट कर सकेंगे अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूरी जो जानकारी है इस परीक्षा के बारे में कि कब तक ये फॉर्म भरा जाना है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, पेट का कितना परसेंटाइल तक जो है लोग इसमें फाइनल जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो ये सब आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मुझे कोई भी इसमें कहने में वो संकोच नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी कम करके बताने का कोई प्रयास नहीं होगा। जो एक्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसके बेस पर हम बात करेंगे कि कहाँ तक जो है अभ्यर्थियों को उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि जो ये 15 गुना का ब्रैकेट आया है इसका जो है मैं भी बहुत समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने सुबह ही जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है सभी को कहा था कि जो है जो ट्विटर कैंपेन है उसमें आप लोग भी शामिल होइए, सरकार तक अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो एक फेयर कंपटीशन होगा और बहुत सारे लोग जो है जो पेट में कम स्कोर की वजह से इस परीक्षा में नहीं शामिल हो पाएंगे, उनके लिए जो है उनके साथ न्याय हो पाएगा। तो 50 गुना तक जो है इसमें अभ्यर्थियों को लिया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिरकार जो है सिलेक्शन उसी का होगा जो अच्छा होगा, जो बढ़िया लिखेगा, जो अच्छे मार्क्स लाएगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो इसमें बेहतर यही होगा कि अधिक से अधिक लोगों को चांस मिले, अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले, तो थोड़ा सा जो है सभी के साथ जो है सभी को ऐसा लगेगा कि हाँ उनको भी जो है प्रॉपर यहाँ पर तैयारी का मौका दिया गया, प्रॉपर उनको जो है इनको भी जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया गया। तो जो कुछ भी आपके मन में क्वेरीज हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, क्या पाठ्यक्रम में बदलाव है, क्या लेवल रहेगा, तो ये सारी ही चर्चा हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे शुरुआत जो है बहुत जनरल बात से, इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समय आपका नहीं लेना है। विज्ञापन के प्रकाशन तो 16 दिसंबर को हो चुका है। 29 तारीख से आप जो है आवेदन और फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और इसमें अभी जो है शुरुआत में 25 रुपये वाला शुल्क लिया जाएगा। बाद में जब शॉर्ट लिस्ट करके आएगी जो है कट ऑफ, तब जो है फाइनल जो है मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म जो है दोबारा जो है जमा करवाया जाएगा आपसे शुल्क, ठीक है। 28 जनवरी तक ये जो है फॉर्म भरा जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद जो है शुल्क समायोजन और आवेदन संशोधन जो है 4 फरवरी तक किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस 4 फरवरी तक चलने वाला है। उसके बाद ये मान के चलेंगे आप कि 1 से 1.5 महीने में इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की आपको खबर आएगी कि कब ये होगा। तो इसके आधार पे ही एग्ज़ाम जो है होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें बहुत सामान्य सी हैं। आगे बढ़े परसेंटाइल वगैरह की चर्चा करें उससे पहले बता दूं, जैसा कि हमने पहले ही घोषित कर दिया था, क्योंकि 2022 में जो है हमने बहुत सफलतापूर्वक जो है बैच चलाया था। हमारे यहाँ से जो है ठीक ठाक लोग सफल भी हुए थे और इस बार भी जो है हम जो है बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से बैच को संचालित करेंगे। और ये कोई टेस्ट सीरीज मात्र नहीं है, पूरा वीडियो कोर्स है। हर सेगमेंट का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। आप हमारे यहाँ के वीडियो लेक्चर्स और कोर्स के बारे में अगर आप जानते होंगे तो हमारे यहाँ जो है फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है। वीडियो लेक्चर का मतलब है कि प्रॉपर उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का जो है अच्छे से अच्छे तरीके से टीचर्स के द्वारा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरा पढ़ाया जाता है, उसका प्रॉपर नोट्स दिया जाता है। फिर टेलीग्राम ग्रुप हम क्रिएट करेंगे आगे चल के, उसमें आपका जो है उन टॉपिक्स पे टेस्ट भी होगा। फिर हम इसमें 20 फुल टेस्ट भी देंगे एग्जाम के पहले। यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, डीआई, ये जो टफ वाले हैं, जो इस बार जो है आपको लग रहे हैं कि इनका वेटेज ज़्यादा है,
जैसे यूपी स्पेशल का 20 है, तो इसके तरह जो है उसके आधार पे हम इसमें अपने स्पेशल वीडियो लेक्चर्स होंगे। हमारी यूपी जीके जो है वो शॉर्टकट में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी जीके जो है जैसे पीसीएस में पढ़ाया जाता है उस तरह से, क्योंकि 20 क्वेश्चन वहाँ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश विशेष से हम जो है ठीक ठाक तरीके से आपको स्पेशल जो है इसमें लेक्चर्स देंगे। उसका प्रॉपर जो है नोट्स आपको जो है मिलेगा, सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को हम इसमें कवर करेंगे। कंप्यूटर जीके और यूपी जीके पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा डीआई का जो है इसमें जो है जो रीजनिंग के अंतर्गत है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आपका जो है वो सेगमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो लेक्चर हमारा जो कोर्स है, हम बहुत जो है आगे इसको नहीं खींच रहे हैं, हम तुरंत इसकी जो है तैयारी कर रहे हैं। 25 दिसंबर से हमारा ये वीडियो लेक्चर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आज भी आप जो है एडमिशन लेना शुरू कर सकते हैं। ये ऊपर नंबर्स दिए हैं, या तो आप लेखपाल लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या आप इन नंबर्स में से किसी भी नंबर्स पे जो है कॉल करके बात कर सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो हमारे डिकोड एग्जाम के ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है एक ऐसा कंप्लीट कोर्स रहेगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप बिना जो है किसी टेंशन के, आपको कहीं इधर उधर जो है भागने की ज़रूरत नहीं है या देखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई किताब खरीदने की ज़रूरत है। सारा कंटेंट आपको यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से मिलेगा। तो आप ज्वाइन करें और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं जो है जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि परसेंटाइल वाला। तो देखिए अभी हम आगे जो है उसको देखेंगे ही, यह एक बार आपको मैं दिखा ही देता हूँ। यहाँ पर जो है जो फॉर्म भरने का है कि अगर किसी के निगेटिव मार्क्स नहीं हैं या 0 मार्क्स नहीं है, दो कंडीशन को छोड़कर अगर आपके +1 मार्क्स भी हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये जो है आपको एक सहूलियत दी गई है कि सभी लोग अभी प्रारंभिक जो है तौर पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बताया जाएगा कि कौन लोग जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनसे अलग से फीस जमा कराई जाएगी। अभी तो केवल 25 रुपए की फीस में ये फॉर्म आपको जो है भर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्ट की जो है। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि 15 गुना कुल विज्ञापित जो है पदों के 15 गुना, और ये 15 गुना जो है टोटल नहीं, ये श्रेणीवार, जिस श्रेणी में जो पद विज्ञापित हुए हैं, जनरल का, ओबीसी का, एसटी का जो भी रिजर्वेशन है, उसके सापेक्ष 15 गुना जो है लोगों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अभी की स्थिति में जैसे कि हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि 15 गुना वाला जो ये ब्रैकेट है, ये जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो है इसकी वजह से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम भी इस बात की प्रॉपर मांग करते हैं, सरकार से जो है कहते हैं कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। थोड़ा सा जो है और लोगों को मौका देने में कोई बुराई नहीं है। कम से कम 50 गुना तक तो जो है लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि ये वैकेंसी में ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो फिर कंपटीशन भी आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा लोगों के शामिल हो जाने से कोई बुराई होगी। जो अच्छा करेगा वो फाइनली सेलेक्ट होगा, यानी जो योग्य होगा वो फाइनली सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो केवल पेट का स्कोर के ही आधार पे आप किसी को वहीं पर नहीं रोक सकते हैं। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देने का जो है कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका दें। तो 50 गुना के समर्थन में हमने जो है ट्विटर कैंपेन में भी जो है प्रतिभाग किया है। आप लोग भी जो है इस चीज़ को करिए, और सरकार से कई तरह से अपनी आप मांग रख सकते हैं। आप लोग पत्र लिख सकते हैं और बहुत ईमेल कर सकते हैं, जिससे जो है वो वहाँ तक जो है आपकी बात पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो ये 15 गुना का अगर हम देखेंगे तो 15 गुना अगर हम मोटा मोटा पद मान लेते हैं, बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अगर हम नहीं जाते हैं, हम जो है कहते हैं कि 8000 कुल पद है, ठीक है, ठीक है। 7994 की जगह हम 8000 मानते हैं, और हम इसके 15 गुना में जाते हैं कि 15 गुना। तो 15 गुना लगभग 1,20,000 जो है कैंडिडेट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1,20,000, ठीक है। अब अगर हम जो है इसमें परसेंटाइल देखेंगे, और हम ये मान लेते हैं मोटा मोटा कि लगभग 20 लाख लोगों ने ये जो है फॉर्म भरा था, 20 लाख लोगों ने जो है ये परीक्षा दी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 6.1% का जो है रेशियो आ जाएगा। और इस तरह से देखेंगे तो जो कट ऑफ इसकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की आनी चाहिए
वो 94 प्लस आएगी। ठीक है, 94 या 95 भी आ सकती है, 94 प्लस जो है रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी हाई परसेंटाइल का स्कोर इसके लिए रिक्वायर्ड है। और यहीं पर जो है जब लोअर पीसीएस आएगी तब तो और स्थिति जो है खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें पद कम आएंगे। यहाँ पर तो 8000 पद हैं, वहाँ पर तो जो है कुछ 100 की गिनती में पद होंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ तो जो फिर 99 परसेंटाइल वाला ही जो है क्वालिफाई कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह की हमारी जो मांग है वो सरकार को सुननी चाहिए, बच्चों की, छात्रों की मांग को सुनना चाहिए और जो है ज़रूर इसमें जो है रिलैक्सेशन देना चाहिए। आप लोग भी अपनी बात को प्रॉपर तरीके से पहुंचाएं और लगातार इसके लिए प्रयासरत रहें। कहीं ना कहीं से जो है ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है इसमें जो है ज़्यादा लोगों को आगे चल के मौका दे दिया जाए। फिलहाल मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आएगा ये कुछ दिन बाद पता चलेगा, इसलिए फॉर्म भरने से आपको नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, फॉर्म जो है इतनी बड़ी कास्ट भी उसकी नहीं है, फॉर्म भर दीजिए। हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन हो जाए जो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो अभी की स्थिति के अनुसार जो है 94 प्लस से नीचे परसेंटाइल का जो है वो नहीं दिखाई देता। मैं कोई भी जो है लाग लपेट वाली बात नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 90 वाले या जो है 85 वाले। ठीक है, जो सीधा सीधा जो है गणितीय जो है यहाँ फार्मूला है वो यही कहता है कि 94 प्लस परसेंटाइल के ऊपर के ही लोग शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे, अगर 15 गुना ही जो है रही। अरे 50 गुना नहीं, कम से कम 15 का दुगना कर दीजिए, 30 गुना ही कर दीजिए, तो कम से कम जो है 1 लाख विद्यार्थी और उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सरकार को जो है कंसीडर करनी चाहिए। तो अब आते हैं कि विज्ञापन, मतलब आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कर लीजिए कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कोई भी चीज़ में आप अपीयर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें लिखा है ना कि आवेदन की अंतिम तिथि यानी 28 जनवरी 2026 तक आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, प्रमाण पत्र हमारा 2 महीने बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपके पास जो है एक्वायर्ड जो है जो भी सर्टिफिकेट हैं, जो भी डिग्री है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब अभी होनी चाहिए। कब तक? 28 जनवरी तक, फॉर्म की लास्ट डेट तक। इसमें अपीयर्ड या बाद में मिलेगा उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो शैक्षिक और अधिमानी अहर्ता दोनों के लिए ये जो है लागू है। ठीक है, और दूसरा जो है जो आरक्षित श्रेणी है, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अन्य कैटेगरी जो आरक्षित श्रेणी है, उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ लिखा है कि अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। मतलब ये नहीं कि हम बाद में बनवा लेंगे, अगर बनवाना है तो अभी समय है, आप अभी बनवा लीजिए। अभी आजकल जो है ई डिस्ट्रिक्ट जो है वेबसाइट से और जन सुविधा केंद्रों से ये सब चीज़ें तुरंत बन जाती हैं, हफ्ते भर में सारे प्रमाण पत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके पास जो है होना चाहिए पहले से। ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष कर यहाँ पर लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके 28 जनवरी 2026 के बीच बना हुआ होना चाहिए। और वित्तीय वर्ष इस कब का होना चाहिए? 2024-25 का। ठीक है, 2024-25 का जो है बीत चुका है, 2024-25। ठीक है, अब तो 25-26 चल रहा है, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पे ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन ये कब से कब के बीच निर्गत किया गया हो, ये 1 अप्रैल 2025 से लेके और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 28 जनवरी 2026 के बीच ही निर्गत किया गया हो। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस की शर्तें वगैरह आप लोग जानते हैं, उसमें ज़्यादा जो है जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है इसमें पहले लंबवत आरक्षण की बात की गई है कि अनारक्षित जो है इतनी पोस्टें हैं, अनुसूचित जाति की इतनी हैं, उसके बाद अनुसूचित जनजाति की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, तो कुल पद हो गए हमारे 7994, जिसको हम लोग मोटा मोटा 8000 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण भी है। क्षैतिज आरक्षण में जो है सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे इसमें दृष्टिहीनता या इसके लिए कोई भी जो है नहीं दिया गया है। डीएफएफ के लिए 152 पद हैं। उसके अलावा जो है जो पीएच कैटेगरी है उनमें जैसे एचएच होता है हियरिंग वाले, जो उसके लिए 111 है। बाकी अन्य कैटेगरीज भी है। और
भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिलाओं के लिए और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण के नियम है उसके आधार पर क्षेत्रीय आरक्षण है। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण एक ही मिलता है। अगर आप दो वर्ग के लिए एक साथ जो है, मान लीजिए आप SC ST भी हैं, दूसरी तरफ जो है आप इनमें से किसी और कैटेगरी में भी हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल और जो है वर्टिकल दोनों में आते हैं, तो जो आरक्षण ज़्यादा होता है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, जिससे आपको लाभ ज़्यादा मिलता है, उस आरक्षण का जो है इसमें पालन करवाया जाता है। इसके बाद जो है महिलाओं का आरक्षण तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महिला होनी चाहिए। जो भी आरक्षण है वो सारे नियम केवल उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थियों के लिए हैं। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष तौर पे लिखा है कि पिता के पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी समय है, उसको बनवा लीजिए। ठीक है, इसी तरह से उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी जो है इसमें प्रमाण पत्र जो है आपके पास होना चाहिए, अगर आप उस कैटेगरी में अनिवार्य कर रहे हैं। अब जो है सीधे सीधे एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंटर पास होने चाहिए। ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से जो है आप इंटर पास होने चाहिए, या उसके समकक्ष जो सरकार किसी सरकार के द्वारा जो है कोई डिग्री, कोई जो है आपके पास जो है किसी अन्य जो है समकक्ष जो है उसकी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई। ठीक है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा हो गई, यानी कि ये बिल्कुल जनरलाइज्ड है, इसीलिए इसमें फॉर्म जो है ज़्यादा पढ़ने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता दी गई है कि अगर दो अभ्यर्थियों में बाकी सारी चीज़ें समान हो जा रही हैं तो अधिमान किसको मिलेगा, तो उसको जो है प्रेफरेंस किसको मिलेगा। प्रेफरेंस अगर उस किसी ने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो उसको जो है प्रेफरेंस मिलेगा, और या किसी ने NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो उसको अधिमान मिल जाएगा। मान लीजिए 2 लोग हैं, उनके जो है 65 नंबर बराबर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जिसके पास इनमें से कुछ होगा और इसके लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, उसको जो है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको जो है चयनित कर लिया जाएगा। तो अधिमानी अर्हता हो गई। ठीक है, अब आयु सीमा के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 40 साल इसमें अपर एज लिमिट है। 40 साल से ज़्यादा की आयु का जो है ये किसके लिए है, UR के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और जो है 1 जुलाई को उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की उसकी आयु जो है ना हो। ठीक है, तो उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी वर्ष के लिए रिक्ति विज्ञापित की जाए। तो ये तो आयु सीमा हो गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में जो है ठीक ठाक बदलाव किया गया है। पिछली बार आपने देखा होगा कि जो है 25% क्वेश्चन तो केवल ग्राम विकास समाज से आते थे। ठीक है, उसके अलावा जो है मैथ रीजनिंग के 25% जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है इस बार पूरा ढांचा बदल दिया गया है। अब एक्चुअल में ये किनके लिए आसान हो गया है, जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, जो लोग PCS जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, या जिनका जो है जनरल नॉलेज पे अच्छी पकड़ है, उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसमें 3 भाग किए गए हैं। सबसे पहले भाग 1 है। भाग 1 में जो है हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, सबके क्वेश्चन नंबर भी फिक्स कर दिए गए। ये भी एक अच्छी बात है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमको कितना जो है पढ़ना है, या बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना किसी के लिए। उसी तरह से पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 5 क्वेश्चन। विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, इसके आगे डिटेल्ड सिलेबस है, उसको भी हम देखेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ग्राम समाज और विकास, जो एक बड़ा सेगमेंट होता था 25 नंबर का, उसको 5 नंबर पे समेट दिया गया है, क्योंकि वास्तव में वो नाम था ग्राम समाज और विकास, उसमें आते इधर उधर के जो है अजीब से क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन। तो ये एक बड़ा सेगमेंट है, मतलब देखा जाए इसकी आपको अच्छी तैयारी, कि हमारे कोर्स में भी इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था है। आपको अच्छे खासे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मिलेंगे, जिससे आप इस चीज़ कर ले जाएंगे। सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हो गया। उसके बाद कंप्यूटर को इस बार अच्छा वेटेज दे दिया गया। कंप्यूटर में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो गए। तो ये बड़े सेगमेंट हैं जिन पे हम अपने कोर्स में भी पूरा फोकस करेंगे कि इनकी ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो सके, पूरा कंप्लीट। उसके बाद यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा 40, 10, 50, 55 नंबर तो यहीं पर आपके हो गए। कितने हो गए? 55 नंबर में आपका DI हो गया, सामान्य हिंदी हो गया,
कंप्यूटर हो गया और यूपी स्पेशल हो गया। बाकी के 45 क्वेश्चन जो है जनरल जीके के हैं। तो ये अंतर है, ये आपको जो है करना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको सबसे पहले क्या करना है, जीके तैयार करने के लिए आप ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान जैसी कोई बुक ले लीजिए और उसको एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर मतलब को सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। और सामान्य हिंदी के लिए भी आप जो है कोई भी अच्छी जो है प्रकाशन की बुक ले लीजिए। अभी इसमें आगे पहले आप इसके वो देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे भारतीय इतिहास है तो इसमें जो है भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कुल मिलाकर इसमें जो एंशियंट मिडविल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी जगह जो है आर्ट एंड कल्चर आपसे पूछा जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 के बाद 1857 और उसके आगे, ये जो है आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। मतलब मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन इसमें कहा गया है तो ये मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन अकेले आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन जो है मिडिवल एंशिएंट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको वेटेज देके पढ़ना है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ठीक है, इसमें आपको संविधान स्पेशली शब्द लिखा है, यानी आप जान लीजिए कि संविधान के बनने से लेके संविधान की प्रस्तावना, संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, मूल अधिकार और जो है सबका अलग अलग आपको जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। खासकर जो है किस आर्टिकल में क्या कहा गया, इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यानी कुल मिलाकर संसदीय प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, सामुदायिक विकास, तो ये जो है इसमें आ गया। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, ये जो है 5 ही क्वेश्चन इसमें आने हैं, इसलिए इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्चुअल आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसी में जनसंख्या और नगरीकरण भी है। ठीक है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज भी है, यानी कि भूगोल तो कहने को है, इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। ये एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसी में कृषि भी है, इसी में वानिकी भी है, ये ध्यान से देखिएगा, कृषि वानिकी सब इसी में आ रहा है। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि आपने हेडिंग पढ़ी भारत का भूगोल और केवल भारत का भूगोल पढ़ना शुरू किया, फिर आपका जो है फॉरेस्ट्री छूट जाएगा, एग्रीकल्चर छूट जाएगा, सेंसस छूट जाएगा, ठीक है, स्मार्ट सिटी छूट जाएगा, स्मार्ट विलेज छूट जाएगा। तो हम अपने कोर्स में एक एक लेक्चर हर टॉपिक पे जो है पूरा डेडिकेटेड तरीके से आपको देंगे, जिससे ये कुछ छूटने ना पाए। पशुपालन पर एक अलग लेक्चर हो जाएगा। इसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास में, तो भारत में आर्थिक नियोजन हो गया, शुरुआत की बिल्कुल बात हो गई, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग का गठन, उसकी भूमिका, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद सरकार के बजट के अवयव, वित्तीय प्रणाली, मतलब जिस क्रम में ये लिखा है आपको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, यानी पूरी यातायात परिवहन व्यवस्था भी जो है सामाजिक विकास और आर्थिक में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ लीजिए कि ज्योग्राफी से ये अलग हो गया। इसके बाद ग्राम विकास में, ग्राम विकास में लगभग चीज़ें वही लिखी हैं जो पहले सिलेबस में हुआ करती थी। भारतीय संदर्भ में भी ग्राम विकास के कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ग्राम विकास की योजनाएं, उनका प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधी योजनाएं। ठीक है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। ये पूरा कंटेंट ऑलरेडी तैयार है हमारे पास, यूट्यूब पे भी इसको हम पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जो है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी समसामयिकी। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी, देखिए यहाँ पर प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा जोर है, ये जो टिपिकल साइंस है उस पर कम जोर है, प्रौद्योगिकी पे, टेक्नोलॉजी पे जोर है। कैसे कि विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीति, यानी पहली चीज़ तो पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए साइंस टेक वाली जो है। उसके बाद दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, ठीक है, तकनीकी यानी इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जितनी तरह की प्रौद्योगिकियां हैं ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी जो है माइक्रोबियल साइंस कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा भी इसमें आ गई। ठीक है, डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुझे तो डिजिटल करेंसी हो गई, ये सब चीज़ें इसमें, मतलब क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। साइंस, विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, इसमें जो है जलवायु परिवर्तन,
वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, मतलब इसमें वो वाला जो एस्पेक्ट है पूरा है। और इसमें जो है जो मेन फोकस है वो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर है। फिर भारत में जितनी भी जो आपदा प्रबंधन के लिए नेशनल से लेके नीचे तक की बॉडीज़ हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जो है उसका जो अधिनियम 2005 का है, उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के केवल सुपरफिशियल आपको नहीं देखना है कि ऊपर से हमने पढ़ लिया पर्यावरण तो हमने जो है पारिस्थितिकी तंत्र रटना बैठ के शुरू कर दिया। आपको पढ़ना है तो इसमें जो कुछ लिखा है वैसे ही पढ़ना होगा। और आप एक जानते हैं UPSSC की खासियत कि जो उनके सिलेबस में जिस तरह से लाइन लिखी होती है उसी तरह से आपसे प्रश्न आएगा, मतलब एक एक प्रश्न इन पे जो है बेस्ड होके आपको देखने को मिलेगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में जो है सांख्यिकी का विश्लेषण, ग्राफ डायग्राम, ठीक है, पूरा जो है इसमें ये जो है पूरा अच्छे से हम कवर करेंगे। सामान्य हिंदी में पहला है पत्राचार पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये पहले भी पूछा जाता था, लोअर PCS में भी पूछा जाता था, कुछ ऐसा नया नहीं है, ठीक है। इसमें मेरे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर हैं। उसके बाद वर्ण एवं ध्वनि विचार यानी वर्णमाला हो गई, शब्द रचना जिसमें संधि, समास, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द के प्रकार में तत्सम, तद्भव इत्यादि ये सभी जो है आ जाएगा। शब्द ज्ञान, तो ये जो शब्द ज्ञान वाला है ये तो हमारे चैनल की वैसे भी विशेषता है क्योंकि समीक्षा अधिकारी में ये सारे टॉपिक्स होते ही हैं। समानार्थी, ठीक है, पर्यायवाची, समश्रुत भिन्नार्थक, विलोम, तो ये सभी जो है इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। शब्द शुद्धि, जैसे वर्तनी शुद्धि होती है उसी तरह से वर्तनी शुद्धि, इसी को शब्द शुद्धि कहा गया है। फिर परसर्ग, लिंग, वचन, कारण, पुरुष, काल, वृत्ति, वच, पाच्य, वाक्य रचना में संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इसके बारे में मिश्र वाक्य, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो ठीक ठाक सिलेबस हिंदी का भी है, आपको जो है 10 नंबर के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि जो है ये कोई ऐसे टफ टॉपिक्स नहीं है जिनमें जो है कोई समस्या होने वाली है। उसके बाद कंप्यूटर का यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दिया है, कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग आ जाएगा। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब इसमें मूलतः जो है इसकी परिभाषा, इसमें अंतर, इनके अनुप्रयोग, इनके एग्जाम्पल्स, इनपुट आउटपुट क्या होता है यानी डिवाइसेस के बारे में, IP क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है, IP गैजेट और उनका प्रयोग क्या होता है, ईमेल ID कैसे बनाया जाता है, ईमेल का संचालन कैसे होता है, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संचालन। एक्चुअल में ये जो सारा इन्होंने कंप्यूटर को अपडेट किया गया है वो लेखपाल के जो वर्तमान के कार्य हैं, क्योंकि अब उनको सारा काम जो है डिजिटलाइज तरीके से करना है, कंप्यूटर के माध्यम से करना है, टैबलेट के माध्यम से करना है, उसके आधार पर जो है ये परिवर्तन जो है लाया गया है। फिर MS वर्ड भी आना चाहिए, MS एक्सेल भी उसके आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, E-गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। साइबर अटैक, साइबर जो है जितने तरह के साइबर अटैक्स होते हैं सब आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अनुप्रयोग वाला पक्ष जो है बहुत इसमें है। इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें जो कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटिंग होता है वो कम है, उसका जो एप्लीकेशन साइड है वो जो है ज़्यादा इसमें दिया गया है। भाग 3 UP स्पेशल, इसको तो आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। इसके लिए आप जो है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो घटना चक्र या वाणी प्रकाशन की जो है किताब ले लीजिए UP स्पेशल की, और UP स्पेशल में आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 20 से 25 जो है मेजर चैप्टर्स होते हैं, बाकी हमारे जो है कोर्स में इसके आपको 20 से 25 लेक्चर और प्लस अच्छे से अच्छा नोट्स जो है बहुत डेप्थ वाला नोट्स जो है दिया जाएगा, जिससे UP का कोई क्वेश्चन उससे बाहर जाने ना पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है 20 नंबर का, 20 नंबर जो है काफ़ी होता है। अब आखिरी में कुछ जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, एक बार जो है दे दी जाएंगी कि आरक्षित वर्ग के अगर हैं तो आप अपनी श्रेणी का उल्लेख करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने पर एक छूट दी जाएगी केवल दोनों में से जो सबसे ज़्यादा लाभकारी होगी, ठीक है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे, ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन, उनके बारे में पूरा क्लॉज दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में दिया गया है। महिला अभ्यर्थियों को अपने पिता के पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही लगाना होगा, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो है पूरा दिया गया कि किस फॉर्मेट पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा आपके लिए एक नई उम्मीद की तरह है। जो लोग हताश हैं किसी वजह से कि हम जो है
हमको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, बहुत सारी परीक्षाएं दे चुके हैं। तो अगर आप जो है बहुत संतुलित तरीके से और इस पूरी परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये परीक्षा का आप पाठ्यक्रम ऐसा आ गया है कि इसमें भेदभाव वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब सभी लोग जो है एक बराबर ग्राउंड पे जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये भी नहीं कहा सकता कि साइंस वाले का ज़्यादा इसमें जोर है या जो है आर्ट साइड वाले का ज़्यादा जोर है। जो लोग भी जीएस जीके पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर उनको थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके अलावा हिंदी सामान्य रूप से सभी लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा टफ होता है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा, और ये जो है हम अपने बैच में प्रोवाइड भी करेंगे। यूपी स्पेशल पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, कंप्यूटर पे रहेगा, सामान्य हिंदी पे रहेगा। मतलब बाकी चीज़ों पे सामान्य रूप से, क्योंकि सबसे 5-5 अंक आने हैं, इन पे ये पूरे 55 अंक वाला जो है उसमें हम स्पेशल टेस्ट भी देंगे, स्पेशल वीडियोस भी देंगे जो है, और जो बाय लाइन जो है जो सिलेबस को एक्सप्लेन किया गया है उसी के आधार पर जो है अपना पूरा कोर्स देंगे। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि जो है साइंस है तो बस साइंस के टिपिकल जो साइंस उसमें लिखा है उन टॉपिक्स के भी आपको वीडियो और नोट्स जो है मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो अभी से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि परसेंटाइल वाला मामला अभी आपका क्लियर होने में 1.5-2 महीने लग जाएंगे कि कितने परसेंटाइल वालों को फाइनली मौका मिलेगा, लेकिन अगर आप एक सेफ जोन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमारा कोर्स जो है 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट हम बाद में शुरू करेंगे जब हम परसेंटाइल वाला जो है कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको पर्याप्त समय मिलेगा, वो हम जो है करवा देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आप हाईकोर्ट आरओ के लिए एलिजिबल है तो इसके लिए कोर्स हम 22 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में हमने बता दिया है। काफ़ी सारे जो है एडमिशन्स भी हो चुके हैं, क्योंकि इसमें समय नहीं मिलेगा। इसका जनवरी में नोटिफिकेशन आना है, और ये मान लीजिए कि मार्च लास्ट या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें योग्यता वगैरह हमने सब बता ही दी थी कि जो है मिनिमम अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं तो CCC आप अभी भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है आप अभी भी कर सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। बाकी इसका जो है पूरा सिलेबस कवर करने के लिए हमने इसके लिए भी वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, और जो अपने आप में पूरी तरह से जो है इस परीक्षा की विधिवत तैयारी आपको जो है करवाएगी। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है अध्याचन वगैरह की प्रोसेस जो है बहुत जल्दी ही सचिवालय में शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे पद रिक्त हो चुके हैं। ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ भी चुकी हैं, पेपर में भी निकल चुकी है, इसलिए इसमें कुछ जो है ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, सबको सब पता है कि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, प्रमोशन वगैरह भी अभी हुए हैं, तो आरओ की भी वैकेंसीज जो है बढ़ गई हैं। इस वजह से ये वैकेंसी 2026 में आनी ही आनी है, और ये जो है एक प्रतिष्ठित पद है, ये भी जैसे और भी होते हैं, लेकिन सचिवालय का जो है आरओ जो है काफ़ी अच्छी पद माना जाता है, इसलिए आप इसकी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इसका पूरा अभ्युदय बैच हमारा जो है तैयार है, आप उसमें एडमिशन लेके टेस्ट के माध्यम से, वीडियो कोर्स के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से प्री और मेंस की जो है अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस जो है सेगमेंट में हमने लेखपाल भर्ती के बारे में पूरी चर्चा की। आपके जो और प्रश्न होंगे उनको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले जो है वीडियो में हम उन कमेंट्स पर भी जो है अपनी पूरी जो है ईमानदारी से आपको बताने का प्रयास करेंगे, गाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सबसे पहले कुछ प्रश्न। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण पढ़ने का समय नहीं है, जिस कारण आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप तलाश रहे हैं इसके लिए एक सही मार्गदर्शन? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो दीजिए अपनी तलाश को विराम। आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। इस बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के इस पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से विस्तृत रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इसकी विशेषताओं में शामिल है साप्ताहिक टारगेट के अनुसार कम से कम 5 घंटे
पढ़ाकर पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करवाना। अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROARO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ टारगेट कर सकें। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी आशंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें।